गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के जेई मेंस 2020 के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग assertion एंड रीजन द करेक्ट ऑप्शन इज कह रहा है व्हेन Cu2 प्लस एंड सल्फाइड आयन आर मिक्सड दे रिएक्ट टुगेदर एक्सट्रीमली क्विकली टू गिव द सॉलिड। वो सॉलिड दे रहा है। द इक्विलिब्रियम, दूसरा जो रीज़न है, रीज़न को मैं पिक कर रहा हूँ। रीज़न बोल रहा है, पहला एसर्शन मैंने रीड किया कि भाई ये दोनों कह रहा है कि रिएक्ट करके सॉलिड दे रहा है, और ये क्या कह रहा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस इज़ हाई बिकॉज ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज़ लो। तो देखो, पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। सॉलिबिलिटी, जैसे CuS के ही सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का ये मतलब होगा कि CuS सॉलिड को लो और इसको जब पानी में मिलाओगे तो इसके आयंस एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेंगे, और इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मान लो कि इसका वैल्यू लो ले लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि इसकी एक लो वैल्यू से 10⁻⁻8 मैंने ले ली, ये लो ले ली। तो अब यहाँ पे ये जो इक्विलिब्रियम है, ये इसको उल्टा करके लिखा गया है। तो हमें पता है अगर किसी इक्विलिब्रियम को हम उलट दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 हो जाता है। तो इसीलिए जब इसको उल्टा करके लिखेंगे CuS, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/KSP, यानी 1/10⁻⁸, यानी 10⁸। अब आपको पता है 10⁸ इज़ इनफाइनाइट, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। अब देखते हैं इसका कुछ लेना देना है इससे, ऊपर वाले से। ये कह रहा है कि जब आप इसको और सल्फाइड आयन को मिलाओगे, यानी इसको और सल्फाइड आयन को मिलाओगे, ठीक है, तो बहुत ही जल्दी एक सॉलिड देगा CuS। ये CuS इनफैक्ट सॉलिड ही है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ऐसा है सही में। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका बहुत लार्ज हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लार्ज होने का मतलब ये काफ़ी अमाउंट में फॉरवर्ड जाएगा। इट विल मूव फॉरवर्ड इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, इधर बहुत फॉरवर्ड जाएगा, बहुत जल्दी जाएगा। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, बिकॉज ऑफ लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहला स्टेटमेंट यही कह रहा था कि भाई ये दोनों बहुत तेज़ी से फॉरवर्ड जाएगा, तो ऑफकोर्स फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो ये बहुत हाई होगा। और इसके हाई होने का अब इसने सेकेंड में रीज़न बता दिया। ये इसीलिए हाई है क्योंकि इसका जो KSP है ये बहुत लो है। तो ऑब्वियसली KSP लो होगा तो इसको उलट के लिखेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई हो जाएगा। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है और R भी करेक्ट है और R उसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो दैट्स वाई C ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। इस पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है एन एसिडिक बफर इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग। तो पहले आप समझ लो, दो बफर होते हैं, एक होता है एसिडिक, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर के लिए हमारे पास एक वीक एसिड होना चाहिए फाइनली, और प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, WA मैं लिख देता हूँ वीक एसिड को। और जो बेसिक बफर होगा, बेसिक बफर, बेसिक बफर के लिए अब हमारे पास वीक बेस होना चाहिए प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस, जो भी वीक बेस ले रहे हो उसका सॉल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे एसिडिक बफर पूछ रहा है, तो जिस कॉम्बिनेशन में हमारे पास वीक एसिड है उसका सॉल्ट रह जाएगा, वो हमारा आंसर होगा। तो पहला देखते हैं A ऑप्शन। इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और एक न्यूट्रल सॉल्ट ले लिया। ये सॉल्ट न्यूट्रल है क्योंकि ये सॉल्ट, अगर मान लो NaCl कैसे बनेगा, आप कहोगे सर NaOH प्लस HCl लेंगे हम। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के रिएक्शन से बना रहे हो, तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिड सॉल्ट होगा, यानी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और इसका pH एग्जैक्टली 7 होगा। जो स्ट्रॉन्ग होता है वो भारी पड़ता है, अब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो कोई भारी नहीं पड़ेगा, तो pH एग्जैक्ट न्यूट्रल यानी 7 होगा। तब तो भाई इन दोनों में कोई रिएक्शन ही नहीं होगा और ये बफर भी नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए ये मामला ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें जो एसिड है वो भी वीक नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं। अब देखो ये जो सॉल्ट है ये कैसे बना होगा, ये गैस करो हाउ दिस सॉल्ट वुड हैव फॉर्म्ड। तो आप कहोगे इसमें हमने CH3COOH लिया होगा, अब प्लस NaOH लिया होगा, तभी तो बनेगा ना ये रिएक्ट करके CH3CONa प्लस H2O। अब एसिटिक एसिड ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका मतलब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिला रहे हो, तो ये स्ट्रॉन्ग है तो ये भारी पड़ेगा, इसीलिए ये बेसिक हो जाएगा। यानी इस बार ये बेसिक होना है इसे, इट हैज़ टू बी बेसिक। तो ये एक बेसिक सॉल्ट हुआ, बेसिक सॉल्ट।
और यहाँ पे एक एसिड है, तो पहला स्टेप क्या होगा, इन दोनों में रिएक्शन होगा। तो देखते हैं रिएक्शन करा के क्या बनेगा। तो जो CH3COONA है वो रिएक्ट करेगा HCl से, विल गिव यू CH3COOH प्लस NaCl, ये फॉर्म होगा। एंड CH3COONA जो होगा बेसिकली वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी, तो वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000 अगर हम कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, इसको मिली मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट है इससे मोल्स निकालना, तो मैं इसके मिली मोल्स निकाल रहा हूँ। तो जो मिली मोल्स होंगे, अगर मिली मोल्स निकालोगे तो ये वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी होगा, ये मिली मोल्स हुआ। तो वॉल्यूम और मोलैरिटी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 20, तो ये 20 मिली मोल्स हो गया। ऐसे ही HCl के मिली मोल्स हम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम इंटू इसकी मोलैरिटी यानी 100 इंटू 0.1 यानी ये 10 मिली मोल्स हो गया। अब रिएक्शन जब कराएंगे हम तो ये हो जाएगा लिमिटिंग होने के कारण 0, और इसमें से 10, क्योंकि इसके एक मोल के लिए एक रिएक्ट कर रहा है तो इसमें से 10 माइनस होकर ये भी 10 बच जाएगा हमारे पास, 10 मिली मोल। और इधर जो प्रोड्यूस होगा इसकी HCl के एक से इसका भी 1 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 10 और ये ख़त्म। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास फाइनली हमारे पास बच गया एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट, ये देख लो आप। तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट, यानी ये कॉम्बिनेशन हमें बफर दे देगा, डेफिनेटली बफर देगा। ओके, अब क्लियर हो गया आपको। ठीक है, ये हो गया। सी वाले में देख लो 100 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड और 100 ml 0.1 मोलर NaOH है। तो भाई ये तो पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि जितना आप एसिड ले रहे हो उतना ही आप बेस ले रहे हो, दोनों के मिली मोल्स बराबर हैं। तो ना तो एसिड बचेगा ना बेस बचेगा, सिर्फ सॉल्ट बचेगा। तो ये बफर कहाँ से हो सकता है, बफर के लिए एटलीस्ट वीक एसिड तो होना चाहिए ना। लास्ट वाले में देख लो, अब इसमें और उल्टा, ये और मामला इसका गड़बड़ हो गया, क्योंकि इस बार एक वीक एसिड लिए और फिर बेस लिया, और बेस की क्वांटिटी तुमने ज़्यादा ले ली, और बेस में भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो ये रिएक्ट करके क्या बनेगा, बेस थोड़ा सा बच जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस और उसका सॉल्ट, यानी स्ट्रॉन्ग बेस उसका सॉल्ट हो तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये वीक बेस होता और बचता तो बेसिक बफर भी हो सकता था, लेकिन अब ये कुछ नहीं होगा। तो दैट्स वाई पूरे कॉम्बिनेशन में सिर्फ बी सेट हो रहा है, जहाँ पे हमारे पास एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट बच रहा है फाइनल रिएक्शन के बाद। तो दैट्स वाई यही बफर होगा। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट कह रहा है कि 100 ml, यहाँ से देखना है, 100 ml 0.1 मोलर HCl is taken in a beaker and to it 100 ml 0.1 molar NaOH is added in a step of 2 ml and the pH is continuously measured। 2 ml डाल डाल के हम उसका pH मेज़र कर रहे हैं। तो देखो ये जो है, ये बेसिकली जो ग्राफ है ये न्यूट्रलाइजेशन का ग्राफ है, जो इंडिकेटर के इफेक्ट में पढ़ा जाता है। तो मैं इसका आउटकम बता देता हूँ, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। पहला सिचुएशन ये है कि आप रेड से करते हैं, आप एक बीकर लो, इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो से HCl, और इसको धीरे धीरे आप NaOH से टाइट्रेट कराओ। यहाँ से धीरे धीरे 2-2 ml करके NaOH ऐड करो। तो इसके लिए जो ग्राफ होगा pH का, यहाँ पे मैं pH पुट कर रहा हूँ और यहाँ पे वॉल्यूम NaOH का, NaOH जो ऐड कर रहे हो। तो जैसे जैसे आप NaOH ऐड करोगे तो HCl एसिडिक है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे ऐसे मैं मार्क कर देता हूँ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ और आगे चला गया। ठीक है, इसको इनफैक्ट ना थोड़ा सा चेंज करके ऐसे कर दें, ऐसे यहाँ से लेते हैं, ये 0 हुआ, ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, ये 6 हुआ, ये 8 हुआ, ये 10 हुआ। ठीक है, अब वॉल्यूम जैसे जैसे आप डालोगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl तो मान लेते हैं कि ये समवेयर 1 से शुरू हुआ होगा, तो 1 स्टार्टिंग में इसका pH था। जैसे जैसे आप NaOH ऐड करोगे न्यूट्रलाइज होगा। अब बेस आप ऐड कर रहे हो तो बेस अपनी तरफ खींच के ले जाएगा न्यूट्रलाइज कर करके, तो धीरे धीरे इसका pH बेस की तरफ जाना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा। होते होते कहीं ये कुछ इस रेंज में आएगा 3 के आसपास, और उसके बाद जब आप NaOH ऐड करोगे तो सडनली बहुत ड्रास्टिकली ये बढ़ेगा और सीधे 11-12 पहुँच जाएगा विद इन 1-2 ड्रॉप ऑफ NaOH। ये नेचर होता है इसका। एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आप बुक वगैरह में देख लो। ठीक है, दूसरा सिचुएशन ये आता है कि एक वीक एसिड हो और इसको आप NaOH से टाइट्रेट कराओ, इसका नेचर कैसा होगा। NaOH से आप टाइट्रेट कराओ धीरे धीरे करके,
तो इसमें जो ग्राफ होगा, क्योंकि वीक एसिड में आप बेस ऐड कर रहे हो, तो सोचो कि थोड़ा सा बेस डालोगे तो वो सॉल्ट बना देगा। तो उस हिसाब से थोड़े टाइम के लिए हमारे पास वीक एसिड भी बचेगा और साथ में सॉल्ट जो NaOH के ऐड करने से सॉल्ट बना वो भी रहेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बफर बन गया। तो यानी इसके बीच में एक बफर बनेगा, और बफर के पास अपनी एबिलिटी होती है कांस्टेंट पीएच मेंटेन करने की। तो इसीलिए इस केस में जब आप देखोगे तो स्टोरी क्या होगी, इसमें जब शुरुआत करोगे आप तो बढ़ेगा, उसके बाद ये पीएच कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बफर बन रहा है बीच में, और उसके बाद फिर से वही ड्रास्टिकली सीधे 12 पहुंच जाएगा। तो इसमें ये नेचर आएगा, ये है बफर, जो बीच में बफर बना उसका ग्राफ है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कर्व आते हैं। अब तीसरा होता है कि अगर दोनों वीक हो गए, राइट, ये भी वीक हो गया, यहाँ पे एसिड भी वीक है, राइट, और यहाँ से जो आप ऐड कर रहे हो बेस, ये भी जो बेस है ये भी वीक हो गया, से NH4OH, ये आप ऐड करो धीरे धीरे। तो जब इसको आप ऐड करोगे ना तो अब एकदम स्मूथ, मतलब कोई ऐसा नहीं कि ड्रास्टिक इंक्रीज़ होगा। अब इसमें आप देखोगे पीएच ऐसे ऐसे ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा। ये इसके पीएच का वेरिएशन होगा, वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो ये 3 कर्व है, हर जगह पे अप्लाई कर दो आंख बंद करके। तो शुरू करते हैं, कौन सा करेक्ट होगा तो मैंने बता ही दिया। तो इस बार आप क्या कर रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो, यानी ये कॉम्बिनेशन फिट बैठेगा। तो ये पहला ही वाला आ गया लगता है। बाकी एक बार ऑप्शन को नज़र दोहरा लें। हाँ, वॉल्यूम ऑफ NaOH pH 7, इसमें ये कुछ काफ़ी क्लोज हो गया ए ऑप्शन, ठीक है ना। वैसे मैं ए के साथ जाऊंगा क्योंकि ये 12 के पास ले जाके इसको बढ़ा रहा है, और ये 7 के आसपास से ही घूम गया, देख रहे हो ना, 7 के आसपास से ही घूम गया। तो 7 के आसपास से जो घूम गया वो ग्राफ नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने यही बताया कि यहाँ पे सीधे जो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ होगा 11-12 तक जाएगा, नॉट चेंजिंग थ्रू 7। दैट्स वाई ए ऑप्शन इज़ बेस्ट मैचिंग। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीओएच। ध्यान रखना पीओएच का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। जो पीओएच का मतलब समझ रहे हो आप, पीएच जिसका कम हो, यानी लेस पीओएच, अगर सॉरी मैं पीएच बोल दिया, लेस अगर पीएच होगा तो इसका मतलब अच्छा बेस होगा। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। या ऐसे कह दो पीओएच लेस होगा तो पीएच हाई होगा, क्योंकि पीएच प्लस पीओएच आपको पता है, पीएच प्लस पीओएच इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है 14 के। तो इसका मतलब पीओएच कम है तो पीएच ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा है तो बेस ही होता है ना, बेस का ही तो पीएच ज़्यादा होता है, ठीक है, 7 से ग्रेटर। इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो सबसे अच्छा बेस होगा उसका पीओएच सबसे कम होगा। अब ढूंढते हैं, ये तो डायरेक्ट सबसे अच्छा बेस दिख गया, यानी बी सबसे कम होगा। अब इसके बाद आते हैं सबसे अच्छा एसिड कौन है। सबसे अच्छा एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये हमें दिख गया, तो ये तो भाई सबसे टॉप पे जाएगा, क्योंकि इसका पीओएच बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना कम हो रहा है उतना स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही ज़्यादा होगा, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा। अब आ जाओ इन दोनों में, ये दोनों बच गए, इन दोनों में कौन अच्छा बेस है। तो आप कहोगे ये, क्योंकि अभी मैंने समझाया भी था, ये जो बेस है ये कैसे बना है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से ये बनेगा, तो इसीलिए ये हो जाएगा बेसिक। अभी और इसके जस्ट 2 क्वेश्चन पहले हमें मिला था यही कॉन्सेप्ट, वहाँ मैंने समझाया था। तो ये हो गया बेसिक सॉल्ट, और ये हो गया न्यूट्रल सॉल्ट। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो कोई भारी नहीं पड़ेगा, पीएच एग्जैक्ट 7 होगा, तो पीएच 7 होने के कारण इसको न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट है और वो बेसिक सॉल्ट है, तो इसीलिए बेसिक सॉल्ट होने के कारण इसका पीओएच इसके कंपेयर में कम होगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसका पीओएच कम होना है, कभी मत भूलना इस चीज़ को। तो इसीलिए इसके बाद सी और इससे ज़्यादा आएगा डी और फिर फाइनली ए। दिस इज़ द फाइनल ऑर्डर। ए सबसे टॉप पे आना है, ए डी सी बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, इफ द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AB2 is 3.2 into 10 to the power minus 11, then solubility of AB2 in pure water is this। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दे के हमसे सॉलिबिलिटी पूछा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो AB2 है, इसी की सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये अपने आयंस के साथ A
कुछ भी आप ले लो, x प्लस मुझे नहीं पता व्हाट इज़ x एंड 2by माइनस एक्स वाई में उलझना ही नहीं है हमें, ये बना, ठीक है ना। और ये सॉलिड है। कभी भी सॉलिबिलिटी या सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वर्ड आ रहा है तो जो सॉल्ट होगा वो सॉलिड होगा। तो अब शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि सॉलिबिलिटी s है, ये s मोल से डिज़ोल्व हो रहा है, तो ये भी s बनेगा और ये भी 2s बनेगा। तो इस हिसाब से इसका जो KSP आएगा, जिसका कि एक्सप्रेशन होना चाहिए ax प्लस एंड by माइनस का स्क्वायर, by माइनस का स्क्वायर। तो इस हिसाब से ये s इंटू 2s का स्क्वायर आएगा। नाउ दिस इज़ 4s क्यूब, ये आ गया हमारे पास KSP, ठीक है। अब इस KSP को आप इक्वेट कर दो इससे, यानी 4s क्यूब जो होगा दिस इज़ इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻11। ओके, यहाँ से अब हम s को सॉल्व करते हैं, अप्रॉक्स कितना आएगा। इसको थोड़ा सा वाइजली हमें सॉल्व करना होगा। मैं इसको पहले क्या करता हूँ ना, 10⁻⁻9 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, या -12 में कर दो आप, -12 में कन्वर्ट कर दो। तो अगर -12 करेंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, ठीक है। तो यानी ये 32 इंटू 10⁻⁻12 लिख सकते हैं इसे। ये 4s क्यूब हो गया, और अब s क्यूब आप निकालो, 8 इंटू 10⁻⁻12 हो गया। अच्छा, ये तो सॉल्व ही हो गया, सॉरी, ये -12 है, -12 हो गया। तो यहाँ से जो s आएगा इसका क्यूब रूट करके इट इज़ 2 इंटू 10⁻⁻4, तो दैट्स वाई यहाँ पे 2 आएगा, आंसर विल बी 2। तो यही हो गया पूरा सोल्यूशन इसका। नेक्स्ट, 2 solutions A and B each of 100 ml was made by dissolving 4 ग्राम NaOH and 9.8 ग्राम HCl। पहले तो दोनों के मोल्स हम निकाल लें। 4 ग्राम NaOH है, NaOH का मोलर मास है 40, तो इसका मोल्स हो जाएगा 4/40 यानी 0.1। सिमिलरली इसका मोलर मास है 98, तो इसका जो मोल्स होगा 9.8/98, दिस इज़ 0.1। तो दोनों 0.1 मोल्स हो गया। The pH of resulting solution obtained by mixing 40 liter solution of A and 10 liter solution of B। 40 लीटर A और 10 लीटर B को आप मिला रहे हो। तो देखते हैं, 100 ml आपने लिया है और इसमें 0.1 मोल NaOH है, ठीक है। और इस NaOH का आपने निकाला है क्योंकि A जो है वो NaOH को कहा है, इसको A कहा है और इसको B कहा है। इसमें से आपने यूज़ किया 40 लीटर, 100 लीटर है, सॉरी मैंने ml लिख दिया, 100 लीटर है। इसमें से आपने यूज़ किया 40 लीटर, 40 लीटर्स। तो मैं इसमें से अगर 40 लीटर बाहर करूँ, 40 लीटर, तो कितने मोल्स मेरे पास आएंगे। तो 100 लीटर में 0.1 मोल है, तो 40 लीटर में कितने हो जाएंगे, 100/40 इंटू 0.1 लीटर। यूनिटरी मेथड से निकाल लिया। 100 में 40, तो 40 में कितना, 100 में 0.1 मोल्स हैं तो 40 में कितने मोल्स होंगे। तो दिस इज़, ये सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1/4, इट मीन 0.25। ये कुछ ज़्यादा आ गया, नहीं ठीक है, मैंने, ओहो सॉरी, यूनिटरी मेथड में मेरे से गलती हो गई। एक मिनट, मैं करेक्ट करता हूँ, उल्टा लिख दिया था क्योंकि 40 में कम होंगे ना। तो ये 40/100 इंटू 0.1, मैंने 100/40 लिख दिया था उसे। वैसे भी पता चल रहा था गलत है, क्योंकि इससे ज़्यादा कैसे आ सकता है, 40 लीटर निकालोगे तो कम ही आएगा ना 0.1 से। तो ये आ जाएगा 0.4/10, या इट मीन 0.04 मोल्स। ये मैंने निकाल लिया। सेम चीज़ मैं रिपीट करूँगा H2SO4 के लिए, और H2SO4 में से 10 लीटर ही निकाला गया है। तो ये है 0.1 मोल H2SO4 यहाँ पे, और वॉल्यूम वही 100 लीटर। इसमें से हमने रिमूव किया 10 लीटर, तो 10 लीटर हम रिमूव कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा यूनिटरी मेथड से कि 100 लीटर में 0.1 है, तो 10 में कितना होगा, तो 10/100 इंटू 0.1, दिस इज़ द वैल्यू, इट इज़ 0.01 मोल्स। ये हमने निकाल लिया। अब इनको मिलाया गया है, तो मिलाते हैं भाई, मिलाएंगे तो एसिड और बेस, ठीक है। ये तो बकरी और शेर वाली कॉम्बिनेशन है, ये तो रिएक्ट करेंगे, हर हालत में रिएक्ट करेंगे और कंप्लीट रिएक्ट करेंगे बिना किसी एक्सेप्शन के। तो ये रिएक्ट कर गए, रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, दे विल गिव यू Na2SO4 प्लस H2O। बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 लगाना होगा और यहाँ 2 लगाना होगा। अब शुरू करते हैं। H2SO4 हमारे पास था 0.01 मोल्स और ये हमारे पास है 0.04 मोल्स। आफ्टर रिएक्शन लिमिटिंग होगा इसमें H2SO4, तो ये हो गया 0। अब इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल चाहिए, तो 0.01 के लिए उसका 0.02 चाहिए। तो इसमें से आप जो रिएक्ट कर रहा है 0.02 वो माइनस कर दो, तो ये भी 0.02 रह जाएगा। बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार अगर स्ट्रॉन्ग बेस बन गया तो सारा पीएच को वही डिसाइड करेगा।
ठीक है। तो अब हमारे पास ये स्टोरी आ गई कि इस कॉम्बिनेशन में जो फाइनल है, फाइनल हमारे पास क्या क्या है। तो मोल्स ऑफ NaOH बच गया है 0.02 एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, तो 40 लीटर इसका, ये देखो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, 40 लीटर इसका एंड 10 लीटर इसका, यानी टोटल 50 लीटर्स है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम सोल्यूशन इज इक्वल टू 50 लीटर। तो यहाँ से अब मैं निकालने जा रहा हूँ, तो कंसनट्रेशन ऑफ NaOH कितना होगा, कंसनट्रेशन का मतलब मोलैरिटी, तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ NaOH बाई वॉल्यूम इन लीटर, जो कि डायरेक्ट हमें लीटर्स में ही दिया है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके 0.04/100, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 × 10⁻⁻⁴, ये NaOH का कंसनट्रेशन हो गया। इसीलिए NaOH का जो कंसनट्रेशन वही OH माइनस का, क्योंकि NaOH में एक ही OH है, तो जितना NaOH उतना ही OH माइनस। अब इसमें आप pH निकालने के लिए माइनस लॉग ले लो, तो इसका जो pH आएगा माइनस लॉग लेके यह आएगा 4 - log 2, तो ये 4 - 0.6, log 2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.6। हालांकि इसने दिया नहीं है, तो ये चीज़ तो आपको खुद से यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 - 0.6 यानी कि ये हो जाएगा 3.4, log 2 मैंने कर दिया 2 log, यहाँ मैंने 4 - log 4 को 2 log 2 लिखा था, ये एक्चुअल में log 4 है। इस log 4 को मैं 2 log 2 लिख सकता हूँ। log 2 की वैल्यू पता होती है, log 2 की जो वैल्यू होती है 0.3, तो 0.3 × 2 0.6 हो गया। तो pOH की वैल्यू हो गई इतना, तो pH आ जाएगा, क्योंकि pH + pOH 14 होता है, तो इसको 14 में से मैं माइनस करने जा रहा हूँ। तो इट इज़ 3.4 को मैंने माइनस किया, तो 3 माइनस होगा इसमें से तो 11, और 0.4 माइनस होगा तो 10.6। दिस इज़ द pH ऑफ द सोल्यूशन। नाउ प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 3 ग्राम एसिटिक एसिड इज मिक्सड with 250 ml 0.1 molar HCl and the mixture is now diluted to 500 ml। दोनों को मिक्स करके हमने इसको 500 ml तक डाइल्यूट किया। 20 ml of this solution is now taken in another container and 0.5 ml 5 molar NaOH is added to this। ये कुछ नहीं रिलेट करना है भाई। पहले तो ये जो बर्तन है जिसको कि आपने डाइल्यूट करके 500 ml किया है, ये वाली वैल्यू जो की है आपने, ठीक है, इसको पहले मैं रिलेट कर रहा हूँ। तो हमारे पास इस बर्तन में 500 ml में क्या क्या है, पहले मैं एसिटिक एसिड के मोल्स निकालता हूँ। तो एसिटिक एसिड यहाँ से इस वाले से जो एसिटिक एसिड के मोल्स आएंगे COH मास बाई मोलर मास, जो कि 60 होगा, ओके। 1/20 आ जाएगा मोल्स। तो जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये है 1/20 मोल्स। और जो HCl आएगा, इसके जो मोल्स आएंगे HCl, ये वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, इसको भी मैं निकाल रहा हूँ मोल्स ऑफ HCl, ये आएगा वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी बाई 1000। इट मीन्स 250 × 0.1/1000। दिस इज़, क्योंकि ml में था इसीलिए 1000 यूज़ करना पड़ गया, तो 1/4 0.025। ये सॉल्व करोगे तो 0.025 आएगा, तो दिस इज़ 0.025 मोल्स। 1/20 आएगा 0.05, इसको भी मैं लिख देता हूँ 0.05 मोल्स। तो ये हमारे पास जो बीकर में है, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन। बीकर को बड़ा कर देते हैं, ये कॉम्बिनेशन है और टोटल वॉल्यूम है 500 ml। अब कह रहे हैं इसमें से 20 ml हमने रिमूव किया, 20 ml रिमूव किया। अब जब 20 ml रिमूव किया तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितने रिमूव हुए, 500 ml में इतने मोल्स हैं, तो 20 में कितने होंगे, तो ये हो जाएगा 20/500 × 0.05। वैल्यूज़ काफ़ी छोटी आएंगी, इसको आप अपने ढंग से सॉल्व करो। वैसे मैं इसको 1000 कर दूंगा ऊपर 2 करके, तो मैं इसको कर दूंगा 40/1000 × 0.05, राइट। और ये वैल्यू जो आ जाएगी 120.5, 5/100, ये 2 आ जाएगा, 2 इंटू, यानी ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ सिमिलरली मोल्स ऑफ HCl निकालते हैं, तो मोल्स ऑफ HCl कितना आएगा, सेम कैलकुलेशन 20 ml में,
तो 20/500 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 0.025 को, तो ये वैल्यू फिर वही चीज़ लिखना होगा 40/1000 इंटू 0.025, और ये वैल्यू आ जाएगी, जस्ट अ मिनट, उसका हाफ आएगा और क्या, उसके हाफ मोल्स हैं तो हाफ आएगा, यानी आ जाएगा 10⁻³ इतने इतने मोल्स आ चुके हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब इतना इतना मोल्स आपके पास है दो दो एसिड्स का। अब इस दोनों एसिड में मैं इसका एक बाउंड्री लाइन खींच दूँ जहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा। ओके, अब दो इसमें आप NaOH मिला रहे हो। अब मोल्स ऑफ NaOH भी मैं लिख देता हूँ। मोल्स ऑफ NaOH इज़ हाउ मच, 0.5 ml 5 मोलर, यानी 0.5 इंटू 5/1000, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000 तब आता है जब वॉल्यूम ml में हो। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, अगर ये ml में है तो 1000 दे देना है लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज़, ये वैल्यू मैं अब सॉल्व करके निकालता हूँ, 2.5 इंटू 10⁻³ मोल्स। अब आप इसको ऐड कर रहे हो तो पूछा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का pH कितना होगा। तो देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है, इससे पहले कौन रिएक्ट करेगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो 10⁻³ मोल HCl है, तो 10⁻³ मोल NaOH को खा जाएगा, क्योंकि 1 मोल HCl के लिए 1 मोल NaOH चाहिए। तो आफ्टर HCl के बाद अब कितना बच जाएगा, NaOH लेफ्ट, ये आ जाएगा 10⁻³ इसमें से माइनस कर दो, इसको 10⁻³ का मतलब है 1 इंटू 10⁻³, तो 2.5 इंटू 10⁻³ से 1 इंटू 10⁻³ माइनस करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻³ रह जाएगा। अब उसके बाद एसिटिक एसिड का रिएक्शन होगा NaOH के साथ, तो फिर से वही चीज़, 1 मोल एसिटिक एसिड से 1 मोल NaOH रिएक्ट करेगा। यहाँ पे मैं इसका रिएक्शन लिख देता हूँ, HCl वाला तो ईजी था इसीलिए नहीं लिखा। NaOH, ये आ जाएगा CH3COONA प्लस H2O। ये देख लो, इसके 1 मोल के लिए 1 ही मोल चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एसिड है 2 इंटू 10⁻³ और ये है 1.5 इंटू 10⁻³। तो 2 इंटू 10⁻³ और ये 1.5 इंटू 10⁻³। और आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा, अब आप खुद सोच लो, खुद रिलेट कर लो। ये लिमिटिंग 0 और ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³। ठीक है ना, बाकी तो ख़त्म। बाकी अच्छा ये बनेगा, ये वाला बन जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 क्योंकि बफर में जा रहा है, 1.5 इंटू 10⁻³। बस अब हमारे पास सारा डेटा आ गया। यानी अब फाइनल मैं लिखने जा रहा हूँ जो बचा आफ्टर NaOH के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारे पास बन गया CH3COOH, ये है 0.5 इंटू 10⁻³ और साथ में इसका सॉल्ट बना CH3COONA जो कि है 1.5 इंटू 10⁻³। नाउ दिस कॉम्बिनेशन इज़ बफर। एकदम सिंपल बफर है। वीक एसिड उसका सॉल्ट है जो कि पहले क्वेश्चन में भी आया था, ये बफर है। यानी अब इसका pH हमें निकालना है तो बफर का फॉर्मूला लगेगा। ये बफर एसिडिक बफर है, तो बफर का फॉर्मूला मैं बताता हूँ। एसिडिक बफर है तो pH जो हो जाएगा pKa प्लस लॉग सॉल्ट ये रहा, मैं इसको डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। सॉल्ट बाई एसिड का कॉन्सेंट्रेशन होता है, या मोल्स भी आप रख सकते हो क्योंकि रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज़ एक्चुअली द रेशियो ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे मैंने दोनों की वैल्यू रख दी और pK हमें 4.74 डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 4.74 और ये लॉग में आ जाएगा 3 प्लस लॉग 3 की वैल्यू दी हुई है, तो 4.74 प्लस 0.47, ये वैल्यू अप्रॉक्स में आ गई, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, वो आप एग्जैक्ट निकाल लो। 7 11 1 12 5.21 ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये थोड़ा सा लेंदी नहीं, यहाँ पे ये सब जो कैलकुलेशंस हुए हैं वो थोड़े से लेंदी है, रेस्ट तो बाकी कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि NaOH डाल रहे हो तो उसमें बस यही ध्यान रखना है, पहले उसको आपको स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कराना है, उसके बाद अगर NaOH बच गया तो फिर वो वीक एसिड से रिएक्ट करेगा। इसी सीक्वेंस को फॉलो किया हमने, तो फाइनली हमने देख लिया कि लास्ट में हमारे पास एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट बच गया, यानी एसिडिक बफर। नेक्स्ट आते हैं, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये जो ग्राफ है ये डेविएट हो गया है, इसीलिए जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो ये ग्राफ उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो मैं बस इसमें आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या करना है। कह रहा है कि ये ग्राफ किस सॉल्ट को और किस KSP को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, कौन सा KSP होगा और किस ग्राफ को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसको आपको 1 बाई 1 लेके वेरीफाई कर लेना है, जैसे कि मैं पहले वाले में वेरीफाई करूँ।
ठीक है, पहले वाले को लेता हूँ। तो किसी एक वैल्यू को पिक कर लो, जैसे इसको मैंने 1 पिक किया, मुझे नहीं पता चल रही कहाँ पे है, मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, ये कहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। या 2 को ले लेता हूँ, 2 और 1 शायद एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, 2 और 1 को ले लिया। यानी जब x का कंसंट्रेशन ये बता रहा है ये पॉइंट, यानी यहाँ पे x का कंसंट्रेशन, x को लेना है तुम्हें 2 इंटू 10⁻³ ये देखो 2x को, और y को लेना है, y के लिए ये वाला पॉइंट 1 इंटू 10⁻³ ये एक मिल गया। अब देखते हैं किस में सेट होता है। सबसे पहले एक्स वाई, आपको पता है एक्स वाई के लिए यही बनेगा x प्लस वाई, जो मर्जी है चार्ज रख दो n m। तो इसकी सॉलिबिलिटी अगर s होगी, क्योंकि सॉलिबिलिटी कभी भी हो या सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, तो इनिशियल कंपाउंड जो सॉल्ट होगा वो सॉलिड होगा। तो अगर इसकी सॉलिबिलिटी s तो ये भी s। तो इस बार हमें x और y दोनों पता है। ये छोड़ दो आप, ये नहीं, बेसिकली उसको हम बाहर से मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिक मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जो KSP है, क्योंकि वो पानी के लिए होता है ऐसे जब हम पानी में लेते हैं, लेकिन मान लो बाहर से कोई आयंस आ रहे हैं तो उसको हमें ऐड करना पड़ जाएगा y में, तो दोनों फिर इक्वल नहीं रहेंगे। तो इसमें एक्सप्रेशन लिखते हैं, इट इज़ एक्चुअली x इंटू वाई, यही होगा n प्लस m माइनस। अब ये दो वैल्यू मैंने निकाल ली है, इसको मैं पुट कर रहा हूँ, 2 इंटू 10⁻³ 1 इंटू 10⁻³। तो इससे जो KSP आ गया 2 इंटू 10⁻6, राइट। तो ये देखो इस पर मैच कर रहा है, लेकिन ये ग्राफ जो है डेविएटेड है, तो कंफर्म नहीं है कि यही आंसर है या कोई और है, एग्जैक्ट ग्राफ देखना पड़ेगा। लेकिन तरीका वही है कि उस ग्राफ में से एक पॉइंट उठा लो एक्स वाई का और उसको पुट कर दो। मान लो इसको वेरीफाई करना होता तो मैं कैसे करता, इसमें जो सॉल्ट है XY2, इसका इक्विलिब्रियम लिखूँगा तो x एंड 2y आएगा, वही n प्लस m माइनस। और इसके लिए जब KSP मैं लिखूँगा तो इट इज़ KSP इज़ x n प्लस एंड y m माइनस का स्क्वायर। और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, पुट करते हैं यही वाली वैल्यू, तो x की जगह पुट करेंगे 2 इंटू 10⁻³ और y की जगह होगा 1 इंटू 10⁻³। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6, सॉरी एक मिस, इसका स्क्वायर मिस हो गया। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻9, जो कि गिवन वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है, 4 इंटू 10⁻9। तो ये रूल्ड आउट हो जाएगा। इस ढंग से हम सबको चेक करेंगे। तो अभी इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं, बस कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे सॉल्व करना है। एग्जैक्ट ग्राफ आएगा तो हम एग्जैक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, फॉर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीज़न द करेक्ट ऑप्शन इज pH ऑफ वाटर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये तो गलत हो गया। देखो कैसे, H2O जो है इसका इक्विलिब्रियम H प्लस प्लस OH माइनस है, और सिंस ये डिसोसिएशन हो रहा है, इसमें दो आयंस अलग अलग हो रहे हैं, तो इसका जो डेल्टा H होगा वो होगा पॉजिटिव, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ध्यान रखना, जब डेल्टा H पॉजिटिव होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। पॉजिटिव मतलब बढ़ना, तुमको कोई चीज़ प्लस हो तो वो बढ़ जाएगा। और जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो डेल्टा H नेगेटिव होता है, कम होना, तो ये कम होता है, ये आउटकम है। तो अब देखो KW वाटर का कितना होता है, मैं दो चीज़ लिख रहा हूँ 25 डिग्री पे। आप कहते हो कि वाटर का जो KW है 10⁻14, वाटर का जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आता है, ठीक है, कंसंट्रेशन, या ऐसे लिख लो P, हाँ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ही लिख के समझा देता हूँ। H प्लस जो होगा वो √KW होता है, जो कि 10⁻7 होता है। इस हिसाब से pH आप लिखते हो 7। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा के से कोई हायर वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 50 डिग्री करते हैं, तो हमें पता है डेल्टा H पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, तो इसे एक हायर वैल्यू लेते हैं, से -12, 10⁻14 से 10⁻12 ज़्यादा है। तो अब जो H प्लस आएगा वो हो जाएगा √KW, और इस बार KW इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻6। जब KW 10⁻6 है तो नाउ द pH विल बी 6। तो यहाँ पे देख लो pH डिक्रीज़ हो रहा है, और इसने कहा है pH इंक्रीज़ हो रहा है, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू H प्लस एंड OH माइनस इज एक्सोथर्मिक, ये तो गलत हो गया। वो अभी मैंने बताया डेल्टा H पॉजिटिव होता है, यानी बोथ असर्शन एंड रीज़न आर इनकरेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 10th पे आते हैं, द KSP फॉर द डिसोसिएशन इज दिस, ये है इसका KSP दे रखा है। Which of the following choice is correct for the mixture of 300 ml 0.134 molar PbNO3 and 100 ml 0.4 molar NaCl? इन दोनों को मिला रहे हैं, तो देखो पहले काम की चीज़ निकालते हैं।
हमारे काम की चीज़ ये है और ये है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें, बस इसी को हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो Pb2+ है, ठीक है, इस तो Pb2+ जो होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें कंसिडर करनी होगी क्योंकि आप इन दोनों को मिला रहे हो, तो मिलाओगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। तो पहला कहानी ये है कि Pb2+ का आप यहाँ से मोल्स निकालो। पहले मैं मोल्स निकाल रहा हूँ PbNO3 का, PbNO3 का मोल्स निकाल रहा हूँ, तो वो आ जाएगा वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी बाई 1000। इट मीन्स 300 इंटू 0.134/1000 ये आएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 13.4 40.2 इंटू 10⁻³ आएगा। अब इसको भूल जाते हैं, इतने मोल्स हो गए। एंड सिमिलरली मोल्स ऑफ NaCl भी निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ NaCl ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी, इट मीन्स 100 इंटू 0.4/1000। 100 इंटू 0.4 करोगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³। ठीक है। अब वॉल्यूम मिलाने के बाद हो गया 400 ml। तो अब नया कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं, न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PbNO3 मिक्स करने के बाद मिक्सचर में, इन मिक्सचर। तो ये रहा मोल्स और वॉल्यूम बढ़ गया, 400 हो गया, तो यानी इट मीन्स 4.2 इंटू 10⁻³ 400 इंटू 1000। यही होता है कंसंट्रेशन मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर ml में है तो इंटू 1000, तो मैंने तो ये 400 ml में पुट किया है तो इसीलिए 1000 दिया है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास सिंप्लीफाई होके 4.2/4, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख सकता हूँ 1.05। ये आ गया हमारे पास वैल्यू, ओके। और 10⁻³ तो ख़त्म हो गया और इंटू 10⁻² रह जाएगा। इसका जो अपना 2 जीरो ये तो गया, ठीक है, ये 2 जीरो रह जाएगा, फाइनली ये आ गया है। तो हमारे पास इतना आ गया। एंड सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ NaCl हम फाइंड करते हैं, ये आ जाएगा 40 इंटू 10⁻³/400 इंटू 1000। फिर यहाँ पे ये 1000 चला गया और ये आ जाएगा 1/10 यानी 0.1। कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। ये 4.2 मैंने लिखा है, ये मेरे से मिस्टेक हुआ, ये 4.2 नहीं है, ये एक्चुअल में 42 है, क्योंकि दोनों एट पार थे, ये मुझे ध्यान था। तो मैं फिर से वेरीफाई कर लूँ, हाँ ये 42 है, 13.4 40, एक मिनट, 40.2 था, ये 42 लिख दिया था। 13.4 मल्टीप्लाइड बाई इसको करना है 3, 39 1.2 40.2 है ये। इट मीन्स मैंने एक जीरो छोड़ दिया है यहाँ पे, 40.2 है, मेरे से यही कैलकुलेशन एरर हुई है। ये 40.2 अगर इसको कंसिडर करें तो ये जो वैल्यू आएगी 10.05 आएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, ये 10.02 आएगा और ये तो 0.1 आ गया। इसको अगर लिखें 1 2, ये इसको आप उस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 10 इंटू 10⁻² आएगा, अप्रॉक्सीमेटली दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से जो Pb2+ मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा सेम, एक Pb है तो ये भी हो जाएगा 10.05 इंटू 10⁻², जिसको भी मैं अभी थोड़ी देर में 10 ही लिख दूँगा। और यहाँ से Cl- जो हमें मिलेगा वो भी आएगा 10 इंटू 10⁻²। बस अब कहानी ख़त्म। अब रिएक्शन कोशेंट निकालते हैं। तो इसका Q आप निकालो, रिएक्शन कोशेंट Q। तो आप यही कहोगे कि Pb2+, क्योंकि सॉलिड को तो 1 पुट करना होता है, तो प्रोडक्ट का पहले लेते हैं Pb2+ इंटू Cl- का स्क्वायर, बाई रिएक्टेंट को 1 पुट कर देना है, ये आ गया। अब इसमें ये दोनों कंसंट्रेशन को आप पुट कर दो। मैं इसे भी अब अप्रॉक्सीमेटली 0.1 ही लिख रहा हूँ और ये तो खैर 0.1 है ही, तो दोनों 0.1 आ गए। तो पुट करेंगे 0.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻³ जो कि इससे बहुत बहुत ज़्यादा है। ये रहा KSP वैल्यू, तो KSP से ये जो Q है बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए A ऑप्शन इज़ करेक्ट इन दिस केस। नाउ नेक्स्ट आते हैं 11th क्वेश्चन।
among the following the form of water with the lowest ionic conductance at 298 Kelvin। भाई देख लो, लोएस्ट आयनिक कंडक्टेंस ये इलेक्ट्रो का कॉन्सेप्ट है। अगर आयनिक कंडक्टेंस को कम होना है तो नंबर ऑफ आयंस को कम होने होंगे, ठीक है। तो इट मीन्स नंबर ऑफ आयंस लेस। अब डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर में आयन सबसे कम होंगे। इसमें जो भी आयंस आने हैं सिर्फ पानी वाले आएंगे, जो पानी के टूटने से फॉर्म होते हैं वही होते हैं, क्योंकि इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। सी वाटर में तो आपको पता है भर भर के इम्प्योरिटीज़ होती है, ब्रोमाइड होता है, आयोडाइड होता है, तो इसमें बहुत सारे आयंस होंगे, ठीक है। वाटर फ्रॉम द वेल, ये भी आपको पता है इसमें बहुत सारे आयन होंगे, मे बी कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट्स, जो हार्डनेस वगैरह होती है उसके कारण भी बहुत सारे आयंस होंगे, तो भी इसमें रहेंगे। सलाइन वाटर जो इंजेक्शन में यूज़ होता है, इसमें भी बहुत सारे आयंस मिलाए रहते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाए रहते हैं इसमें भी, ठीक है, ताकि ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन रहे। तो इसमें सभी में एडिशनल आयंस प्रेजेंट है, इसी में कोई आयंस प्रेजेंट नहीं है। इसमें सिर्फ पानी वाले रहेंगे जो कि अपने 10⁻⁻⁷ ना के बराबर रहेंगे, इसीलिए इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन है इसमें। थैंक यू वेरी मच।